जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोट से मुर्दाबाद। ये जो इस समय देश की परिस्थिति है और जिस तरह से एक एक करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश को अंदर से तोड़ने की प्रक्रिया चालू है, नए नए कानून नियम बनाकर लोगों को परेशान करने की प्रक्रिया चालू है, आखिर इस प्रक्रिया से देश को छुटकारा कैसे मिलेगा? 2014 में मोदी जी सत्ता में आए, हमने उनका समर्थन इसलिए किया कि जो उन्होंने नारे दिए थे, जो हमें सपने दिखाए थे, देश की जनता ने उस पर विश्वास किया और मोदी जी को सरकार में सत्ता में बिठाया। लेकिन मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद जो भी किया, एक एक करके जो भी निर्णय उन्होंने लिए, लोगों की राय से लिए, अपने कैबिनेट की राय से लिए या अपने विवेक से लिए, वो सारे निर्णयों ने यह दिखाया कि उससे देश के अंदर टकराहट बढ़ी और देश अंदर से कमजोर हुआ और अंदर से उसके अंदर प्रतिद्वंदिता और एक दूसरे के प्रति दुर्भाव बढ़ा। 2014 से कहा गया था कि 140 करोड़ एक परिवार, सबका साथ सबका विकास। हमने सोचा था जोड़ने की प्रक्रिया होगी, पूरे देश को जोड़ने की प्रक्रिया होगी, लेकिन बिना सोचे समझे पूरे विश्व के अंदर आज तक जितने भी नोटबंदी के कार्यक्रम किसी भी देश में चले हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कहीं भी नोटबंदी सफल नहीं हुई है। हर जगह देश को इसका नुकसान हुआ है और सत्ता पक्ष को इसका नुकसान हुआ है, जिसने भी नोटबंदी लाई है। अमेरिका के अंदर 20% डॉलर फेक हैं, इसके बावजूद वो नोटबंदी इसलिए नहीं करते कि वो जानते हैं कि अगर नोटबंदी करेंगे तो देश के अंदर बहुत ज्यादा बुरी स्थिति पैदा हो जाएगी। 2004 में चिदंबरम जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया कि नोटबंदी भी हुई, लोगों को परेशानी भी नहीं हुई, मुद्रा का चलन भी कम नहीं हुआ और देश को किसी प्रकार की परेशानी महसूस भी नहीं हुई। 2004 के पहले जो नोट हुआ करते थे उनके ऊपर ईयर ऑफ प्रिंटिंग नहीं होता था। चिदंबरम ने नए नियम लागू किए। उन्होंने केवल बैंक वालों से यह कहा कि जो पुराने नोट आए जिनमें ईयर ऑफ प्रिंटिंग प्रिंटेड नहीं है, उसे अपने पास रख लो और नए नोट जो दो जनता को, उसमें ईयर ऑफ प्रिंटिंग हो। जनता को कोई परेशानी नहीं हुई, सारे नोट रिप्लेस हो गए और कोई समय, अगर यही चीज इस नोटबंदी के अंदर की गई होती कि जो लोग आए, जो लोग अपने पुराने नोट वापस करें उनसे ले लो और नए नोट जो सर्कुलेशन में लाओ वो लाओ, जिसको तुम सर्कुलेशन में चाहते हो। 4-6 महीने के अंदर ब्लैक मनी के सारा का सारा पैसा आ जाता सरकार के पास और कोई परेशानी ना होती। लेकिन नोटबंदी लाए, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। ये बात दूसरी है कि उनके जो पूंजीपति मित्र थे उनको फायदा हुआ, और क्योंकि मार्केट के अंदर सर्कुलेशन पैसे का उस समय कम हो गया तो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, किसान, ये ज्यादा इनको परेशानी हुई। बड़े लोगों को फायदा हुआ क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग हुई, लोग जो है बड़े बड़े मॉल्स में गए, वहां जाके उन्होंने बिना नोट के खरीदारी की और अपना काम चलाया, उनका धंधा जम गया, मोदी जी का पर्पस सॉल्व हो गया। जो उद्देश्य बताए गए थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो खत्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। पूरी पूरी पठानकोट, पहलगांव, पुलवामा, ये सारे होते रहे, लेकिन मणिपुर के अंदर, मतलब हर जगह सब कुछ होता रहा, लेकिन नोटबंदी से केवल लोगों की, कमजोर लोगों की कमर तोड़ दी गई। उसके बाद जब कोविड आया पूरे विश्व, और उन्हें शहर के अंदर अपने को सीमित न करना पड़ता, लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी से बाहर नहीं निकल पाए, बाहर निकले तो लाठियां खाई, खाने का सामान उनका खत्म हो गया। लेकिन चलिए, देश की जनता ने उनकी मदद की और जो कर सकते थे कि, लेकिन इसके बावजूद जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भारत के अंदर करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई, हर घर में मौत हुई, हर रिश्तेदारी में मौत हुई, हर मोहल्ले में मौत हुई और भयावह स्थिति हो गई। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था पूरी नहीं हुई, 100-100 रुपए की चीजें लोगों ने 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए में बेची और पूरी मुनाफाखोरी हुई। और एक ऐसी वैक्सीन सबको जबरदस्ती लगवाई गई, तो बाद में पता चला कि बेकर था, उससे
चुनावी चंदा लिया गया और इसलिए लोगों को मजबूर किया गया कि वो वैक्सीन लगाए। जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी के माध्यम से बड़ी मैच लगा के जो छोटे लोग खरीदारी जिस चीज की करते हैं उस पे जीएसटी लगा दिया गया, साधारण साधारण चीजों पे लगा दिया गया और उससे 1.5-2 लाख करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू वसूला गया। और जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बिल्कुल बॉटम पे आ गए थे जब ये कोविड हुआ था। एक समय में तो ऐसा आया था कि मुफ्त में तेल ले जाओ क्योंकि ऊपर तेल रखने की जगह नहीं थी। उस समय भी हमारे देश के अंदर तेल के दाम नहीं घटाए गए, टैक्सेस को बढ़ा बढ़ा कर देश की जनता को लूटा गया और केवल 5 किलो अनाज देके उनसे कहा गया कि देखिए हम आपकी भरपाई कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता आपके सामने है। उसके बाद एक एक करके हर वो काम किया गया जिससे देश अंदर से कमजोर हो। हमारी सनातनी परंपरा में माघ मेले और कुंभ मेले में सभी संतों का सम्मान होता है। माघ मेला और कुंभ मेला वास्तविकता में संतों का स्नान होता है और बाकी जनता उनके दर्शन करने जाती है। और प्रयागराज के अंदर हर तरह के संत वहां मौजूद थे और हमारी सनातन परंपरा में जो सबसे बड़े 4 शंकराचार्य हैं वो भी मौजूद थे। और वहां पे एक संत सतुआ महाराज को जब उनके यहाँ डीएम इलाहाबाद साहब गए तो उन्होंने उनके चूल्हे पे रोटियां सेकी। और यह बताया जाता है कि सतुआ महाराज जब स्नान कर तो उनके साथ हाथी भी थे और वो बुलडोजर पे चढ़ के गए। लेकिन हमारे पूज्य शंकराचार्य अतिमुक्तेश्वरानंद जो शास्त्र और वेदों के ज्ञाता हैं और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं, उनको पालकी से स्नान करने का अधिकार नहीं दिया गया। उनसे कहा गया नीचे उतर और उनके बटुकों की शिखाएं खींची गई और यज्ञोपवीत नोचे गए। खैर वो धरने पे बैठ गए और जब उन्होंने देखा ये जिद पे पड़ी हुई सरकार उनको स्नान नहीं करने देगी तो वो अपने मठ में वापस चले गए। लेकिन ये बात जरूर बताई जा रही है अब कि उनके पास ये प्रपोजल आया था राज्य सरकार की तरफ से कि आपको स्नान भी कराया जाएगा, आपके ऊपर पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी, लेकिन आप ये न करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरे को जब आपने मौनी अमावस्या में स्नान नहीं करने दिया, आपने मुझे मकर संक्रांति में स्नान नहीं करने दिया, तो मैं वापस जाऊंगा और इस प्रकार का अपमान सनातन धर्म का अपमान है और हम इसका आंदोलन के माध्यम से इसका प्रतिकार करेंगे। चारों शंकराचार्य ने कहा कि 10 मार्च को दिल्ली के अंदर एकत्रित होंगे और जो ये हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि शंकराचार्य के मठों की जमीन को सरकार अपने अधीन करके राष्ट्रीय सेठ को देना चाहती है, इसलिए शंकराचार्य के खिलाफ दिल्ली के कहने पे लखनऊ द्वारा यह मुहिम चालू की गई थी, जिसको लखनऊ ने आगे बढ़ाया और दिल्ली ने इसमें चुप्पी थाम ली। एक बंटवारा और, इसके बाद एक बंटवारा और किया गया। यूजीसी के नियमों में अगर उच्च विश्वविद्यालयों में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में एससी एसटी एक्ट के छात्रों के साथ अगर कोई जाति सूचक शब्दों का उपयोग होता था तो उनके लिए दंड की व्यवस्था थी। और इस प्रकार का कानून बाहर भी है, यूनिवर्सिटीज के बाहर भी है, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन उसमें ओबीसी को भी ऐड किया गया और उसमें नियम में यह भी संशोधन कर दिया गया, कि अगर कोई दलित या ओबीसी सवर्णों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसमें इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। लेकिन अगर ओबीसी और दलित ने सवर्ण के खिलाफ कोई शिकायत कर दी तो जल्दी से जल्दी उस पर निर्णय होगा और तुरंत उसके अंदर कार्रवाई होगी। और जो कमेटी बनेगी उसके अंदर एक एससी होगा, एक एसटी होगा, एक ओबीसी होगा, एक महिला होगा और एक दिव्यांग होगा। मैंने 10 मेंबर्स की कमेटी में कम से कम 5 लोग तो ये होंगे ही होंगे। अब सवर्णों का कहना यह है कि भाई अगर कोई आदमी दोष करता है, अगर आदमी किसी को भी अपमान करता है, अगर किसी की भी शिखा खींचता है या यज्ञोपवीत को तोड़ता है, उसको भी दंड मिलना चाहिए। लेकिन प्रयागराज में जो हुआ बटुकों के साथ, उसमें प्रशासन के अधिकारियों का दोष इसलिए नहीं है कि पिटने वाले ब्राह्मण थे। अब आप ये खुद कल्पना कीजिए कि क्या वेस्टर्न यूपी के अंदर जहां जाट और गुर्जर और यादव बहुतायत में हैं और ज्यादा शक्तिशाली है, उनके सामने खड़े होने की क्षमता क्या ब्राह्मण और राजपूतों की और वैश्यों की है? अगर एससी एसटी में तो बात मानी जा सकती है कि हजारों साल उनका शोषण हुआ है और शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर है तो उनका शोषण हो सकता है, उनका अपमान हो सकता है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि बिहार के अंदर जहां 17% यादव है और उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 15% यादव हैं और वेस्टर्न यूपी के अंदर जहां जाट और गुजरों का प्रभुत्व है,
वहां पे कोई उन पे अत्याचार कर सकता है, लेकिन अगर वो अत्याचार करेंगे सवर्णों पे तो उसकी वो गंभीरता नहीं ली जाएगी। तो ये पूरे देश को फिर विभाजित कर दिया गया सवर्णों के बीच में और ओबीसी के बीच में। एक तरफ सवर्ण अपनी तलवार भांज रहे हैं, दूसरी तरफ ओबीसी अपनी तलवार भांज रहे हैं और दोनों तरफ से ऐसा माहौल बन रहा है जिससे मेरा देश कमजोर हो रहा है। एक तरफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल सब हमारी तरफ आंख लगाए बैठे हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक नियम लेकर देश को अंदर से कमजोर कर रही है। तो मेरा निवेदन यह है कि इन सब मुद्दों में न उलझने के बजाय, क्योंकि मेरा मत यह है, ना मैं तो यूजीसी के संशोधन के फेवर में हूं ना इसके अगेंस्ट हूं, मैं इसमें बिल्कुल तटस्थ हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो स्रोत है इन सब मूर्खतापूर्ण निर्णयों का, उस स्रोत को अगर आप बंद कर दें और ऐसे निर्णय जो 50-60 साल कभी ऐसे नहीं हुए, एक मंडल कमीशन में जरूर विरोध हुआ था लेकिन बाद में उसको जनता ने स्वीकार कर लिया था, तो यही इस बार भी होगा। और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट दिया है, इसके बावजूद अगर नहीं चेते और ये समझते रहे कि अब्दुल के घर में परेशानी हो रही है तो हमें क्या परेशानी, तो वो भी भुगतेंगे सब, सबका साथ सबका विनाश। यही मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष का ध्येय है, जिससे अगर बचना चाहते हैं तो जो स्रोत है उसको बंद कर दीजिए और ये इस प्रकार की सरकार लाइए जो इस सोच समझ के निर्णय ले। किसान बिल आया, ट्रांसपोर्टेशन बिल आया, हर नियम को ले आते हैं और उसको वापस ले लेते हैं या कोर्ट से स्टे लगा देते हैं, लेकिन समाज को अंदर से तोड़ देते हैं। जैसे 4-5 दिन के अंदर जब से ये यूजीसी संशोधन आया है, देश के अंदर विभाजन सामाजिक और जातीय आधार पर इतना ज्यादा बढ़ गया जिससे मुझे घबराहट होती है। तो मैं निवेदन सब लोगों से करता हूं, 142 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं, एकजुट रहिए, भारत माता के हित के खिलाफ काम मत कीजिए, सरकार की नीतियों के विरोध में देश का नुकसान मत कीजिए, मिलजुल कर रहिए और ऐसी सरकार को जब आपको मौका मिले हटाने का प्रयास कीजिए जो आपको अंदर से तोड़ती है, जब हम बाहर के आक्रमणों से और बाहर के षड्यंत्रों से खुद झेल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।